हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बिहार बीएड एग्जामिनेशन के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड सेक्शन से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं और इसका नाम है विद्यालयों में मानव संसाधन प्रबंधन, प्रधानाचार्य, शिक्षक एवं गैर शिक्षण कर्मचारी, मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन स्कूल, प्रिंसिपल, टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ्स। तो ये चैप्टर है। सबसे पहले हम एक बार ओवरव्यू करते हैं चैप्टर का, कौन कौन से टॉपिक है इसमें। तो इसमें है विद्यालय में मानव संसाधन का प्रबंधन, विद्यालय में मानव संसाधन प्रबंधन के उद्देश्य हैं। फिर है विद्यालय में मानव संसाधन प्रबंधन की विशेषताएं, विद्यालय में मानव संसाधन प्रबंधन के सिद्धांत हैं, विद्यालय में मानव संसाधन प्रबंधन के आयाम हैं, नियोजन से संबंधित अपेक्षाएं हैं, शिक्षण कार्यों से संबंधित अपेक्षाएं हैं, शिक्षक बालकों के समन्वित विकास के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं, विभिन्न संस्कृतियों से परिचित, पूर्वाग्रहों से रहित, विषय विशेषज्ञ होते हैं, विभिन्न संचार तकनीकों तथा शिक्षण विधियों के ज्ञाता होते हैं, अच्छा वक्ता और नेतृत्वकर्ता होते हैं, प्रजातांत्रिक संवैधानिक मूल्यों के पोषक होते हैं, छात्रों के पूर्व ज्ञान से परिचित तथा उन्हें सिखाने में व्यस्त रखें, और शिक्षक छात्र व्यवहार मित्रवत हो। गैर शैक्षणिक कर्मियों की भूमिका क्या होती है, गैर शैक्षणिक कर्मियों का प्रबंधन। तो ये सारे टॉपिक जो हैं कुल मिला के दिए गए हैं। चलिए अब हम एक एक करके सारे टॉपिक देखते हैं। तो शिक्षा मानव समाज के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण अभिकरण माना जाता है। यह समाज में प्रबोधन एवं सशक्तिकरण लाती है। क्या? शिक्षा। शैक्षणिक संस्थानों में मानव संस्थानों का विभाजन एक अनिवार्य अंग माना जाता है। कार्यकारी कार्य, कार्मिक प्रशासन विभाग, कार्यालयिक कार्य मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत आता है। विद्यालयों में मानव संसाधन से संबंधित कार्य प्रबंधक द्वारा किया जाता है। प्रबंधक का उत्तरदायित्व योजना बनाना, भर्ती करना, चयन करना, प्रशिक्षण देना, विकास से संबंधित कार्य करना तथा सुरक्षा सुनिश्चित करना होता है। यह इकाई स्कूलों में विद्यार्थियों के शिक्षा के प्रति प्रभावी पर्यावरण के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, आगे है विद्यालय में मानव संसाधन का प्रबंधन। विद्यालय में मानव संसाधन प्रबंधन का अर्थ विद्यालय में कार्यरत व्यक्तियों का उचित रूप से उपयोग करना तथा उनकी सेवाओं को काम एवं संस्थान की आवश्यकता के अनुरूप बनाए रखना है। विद्यालय में मानव संसाधन प्रबंधन एक तरह से विद्यालय के कर्मचारियों में उसके कौशल तथा उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना की अनवरत वृद्धि का एक प्रक्रम है। विद्यालय को अपने कर्मचारियों हेतु योजनाबद्ध तथा क्रमिक रूप से नामांकित प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो निम्नांकित प्रयास करना चाहिए, यानी कि अब विद्यालय में अपने कर्मचारियों हेतु योजनाबद्ध और क्रमिक रूप से निम्नांकित प्रयास करना चाहिए। तो उनकी वर्तमान तथा आगामी भूमिका से संबंधित कार्यों के निष्पादन हेतु उनकी क्षमताओं तथा कौशलों में प्रभावशाली वृद्धि के लिए प्रयास करना चाहिए। कर्मचारियों में सामान्य क्षमताओं के विकास के लिए, उनके स्वयं के लिए अथवा संगठनात्मक विकास के उद्देश्य हेतु उनमें अंतर्निहित शक्तियों को खोजने तथा उनके दोहन के लिए प्रयास करना चाहिए। एक संगठनात्मक संस्कृति उत्पन्न करने का प्रयास किया जाना चाहिए जिससे सभी अंत इकाइयों में दृढ़ सहयोग हो, जिसमें पर्यवेक्षक अधीनस्थ संबंध, सामूहिक कार्य तथा व्यवसायिक कल्याण और कर्मचारियों में आत्मगौरव का योगदान सम्मिलित हो का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तकनीकी उपकरणों के माध्यम से कर्मचारियों के में कौशल बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए।
विद्यालय में मानव संसाधन प्रबंधन के उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो विद्यालय में मानव संसाधन प्रबंधन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। विद्यालय में अत्यंत उपयोगी, योग्य, प्रशिक्षित एवं अनुभवी व्यक्तियों का चयन किया जाता है। विद्यालय में शिक्षकों तथा गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की क्षमताओं का पूर्ण दोहन किया जा सके। विद्यालय में शिक्षकों तथा विद्यार्थियों के बीच के संबंधों को प्रगाढ़, क्लोज बनाया जा सके। ठीक है, और कौन कौन से हैं? विद्यालय में मानव संसाधनों का उचित प्रबंधक के रूप में विद्यार्थियों के भविष्य को सही दिशा प्रदान की जा सके। विद्यार्थियों में कार्यरत कर्मचारियों के समय प्रबंधन के लिए विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जाए, जिससे समय का समुचित उपयोग किया जा सके। विद्यालय के हितों के लिए कार्य करने वाले शिक्षकों की संतुष्टि भी महत्वपूर्ण होती है। शिक्षकों को यह ज्ञात होना चाहिए कि विद्यालय को उनकी योग्यता एवं क्षमता की पहचान है तथा अवसर आने पर उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आगे देखते हैं, विद्यालय में मानव संसाधन प्रबंधन की क्या विशेषताएं हैं? विद्यालय में मानव संसाधन प्रबंधन की प्रमुख विशेषताएं हैं। कर्मचारियों का चयन करना। मानव संसाधन प्रबंधन की ये विशेषताएं हैं। कर्मचारियों का चयन करना। विद्यालय में कर्मचारियों के चयन से पूर्व कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनके संबंध में विचार विमर्श करने की विशेष अनिवार्यता होती है, जैसे उनकी निर्धारित योग्यता क्या है तथा उक्त पद के लिए क्या क्या कार्य निर्धारित है जो उस पद पर नियुक्त कर्मचारी को करना है। कर्मचारियों के चयन एवं नियुक्ति में प्रधानाध्यापक का भी परामर्श, सुझाव एवं सहायता लेनी आवश्यक होती है। विद्यालय प्रबंधन के लिए यह अनिवार्य है कि योग्य, कर्मठ एवं लगनशील कर्मचारियों का ही चयन करें। ठीक है, कार्य विश्लेषण देखते हैं। विद्यालय के प्रत्येक कर्मचारी के लिए नियत कार्य का सर्वप्रथम विश्लेषण किया जाता है। तत्पश्चात संपूर्ण कार्य को कई इकाइयों में बांट दिया जाता है, जो एक अच्छे कर्मचारी प्रबंधन के लिए अति आवश्यक होता है। इन्हीं इकाइयों के अनुसार विद्यालय में कर्मचारियों को कार्य प्रदान करके अधिक से अधिक कार्य किया जा सकता है। इकाइयों में कार्यों को वर्गीकृत करके उचित ढंग से संपन्न किया जा सकता है। आगे है पद योग्यता। पद योग्यता में कर्मियों को शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता तथा तकनीकी योग्यता के साथ साथ उनकी व्यक्तिगत योग्यताएं भी सम्मिलित होनी चाहिए। अतः कर्मचारी प्रबंधन के अंतर्गत यह आवश्यक है कि ऐसे व्यक्तियों का पदों पर चयन किया जाना चाहिए जो उक्त पद के लिए हर प्रकार से उपयुक्त हों। आगे है वर्ग विश्लेषण। विद्यालय के कर्मचारियों के कार्यों का विश्लेषण करना तथा इकाइयों में विभाजित करने के पश्चात पृथक पृथक कार्यों के लिए एक विस्तृत सारणी बना लेनी चाहिए तथा उस चार्ट में भिन्न भिन्न पदों के व्यक्तियों को क्या क्या पद दिया गया है यह उन्हें वर्गों में विभक्त कर लेना चाहिए, जिस प्रकार अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों, कार्यालयों आदि में विभक्त किया जाता है। आगे विद्यालय में मानव संसाधन प्रबंधन के सिद्धांत। मानव संसाधन प्रबंधन के 7 सिद्धांत प्रचलित हैं। वही सिद्धांत विद्यालय में मानव संसाधन प्रबंधन में भी लागू होता है। ये निम्नलिखित है। सहभागिता का सिद्धांत। पहला सिद्धांत सहभागिता का सिद्धांत। कर्मचारियों कौन कौन से सिद्धांत है? सहभागिता का सिद्धांत, व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत, संचार का सिद्धांत, वैज्ञानिक चयन का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, उचित पुरस्कार का सिद्धांत और सहयोग का सिद्धांत। पहला सिद्धांत है सहभागिता का सिद्धांत। कर्मचारियों से संबंधित निर्णय लेते समय उनके प्रतिनिधियों को सम्मिलित करना अत्यंत आवश्यक होता है। अर्थात विद्यालय के विकास में कर्मचारियों की सहभागिता बढ़ाने के लिए उनके सुझाव आमंत्रित किए जाने चाहिए। आगे है व्यक्तिगत विकास का सिद्धांत। मानव संसाधन प्रबंधन की सफलता का आधार व्यक्ति विशेष की संतुष्टि है। किसी भी कर्मचारी की संतुष्टि हेतु उनकी इच्छाओं का पूर्ण होना आवश्यक है। संचार का सिद्धांत में किसी भी संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए मानव संसाधन प्रबंधन का मुख्य पहलू संचार व्यवस्था भी महत्वपूर्ण है। अगला है वैज्ञानिक चयन का सिद्धांत। इसमें वैज्ञानिक चयन के सिद्धांत को देखते हैं।
इसमें विद्यालय में कर्मचारियों के चयन के लिए वैज्ञानिक विधि अपनाई जानी चाहिए। रुचि प्रयोग में भी वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करना चाहिए। अगला है प्रेरणा का सिद्धांत। प्रेरणा सफलता का राजमार्ग माना जाता है। यह वह शक्ति है जो कर्मचारियों में कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करने में सहायक होती है। आगे है उचित पुरस्कार का सिद्धांत। कर्मचारी पूरे मन से कार्य करे, इसके लिए यह आवश्यक है कि कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाए ताकि वे पूर्ण मनोयोग से कार्य कर सके। आगे है सहयोग का सिद्धांत। विद्यालय में कार्य को सही तरीके से करना तभी संभव होता है जब कर्मचारियों के बीच सामंजस्यपूर्ण व्यवहार हो। विद्यालय में अनेक कर्मचारी होते हैं जो विभिन्न स्तर पर वेतनमान योग्यताधारी होते हैं। यदि उन्हें सहयोग की भावना नहीं हुई तो विद्यालय का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकेगा। ठीक है। आगे है विद्यालय में मानव संसाधन प्रबंधन के कुछ आयाम हम देखते हैं अब। तो विद्यालय में मानव संसाधन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो प्रधानाचार्य आते हैं, शिक्षक आते हैं, गैर शैक्षणिक कर्मचारी आते हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट आते हैं, प्रबंधन कमेटी के सदस्य आते हैं, शिक्षा विभाग के अधिकारी आते हैं आदि जो है ये मानव संसाधन प्रबंधन के विभिन्न आयाम हैं। ठीक है। तो सबसे पहला आयाम हम देखेंगे प्रधानाचार्य। शिक्षण के क्षेत्र में प्रधानाचार्य एक नेता है। इस क्षेत्र में उसे शिक्षक छात्र मतलब छात्र और मतलब स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच में, शिक्षक और छात्र के बीच में, शिक्षक के बीच में, शिक्षक निरीक्षक, शिक्षक अभिभावक आदि के संबंधों को संतुलित एवं निरीक्षित करना पड़ता है। इस समस्त प्रकार के संबंधों पर उनके व्यक्तित्व की अमिट छाप पड़ती है। प्रधानाचार्य के शिक्षा संबंधी ज्ञान के ऊपर ही संपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रम की उन्नति एवं सफलता निर्भर है। यदि वह प्रचलित शिक्षा संबंधी सिद्धांतों एवं प्रयोगों से स्वयं को अवगत नहीं कराता तो वह अपने शिक्षकों या साथियों का शिक्षण के क्षेत्र में नेतृत्व नहीं कर सकता। ठीक है। इसके लिए प्रधानाचार्य से निम्नलिखित कर्तव्यों एवं दायित्वों की अपेक्षाएं की जाती हैं। कौन कौन से कर्तव्य और दायित्व हैं जो प्रधानाचार्य से अपेक्षा जिसकी की जाती है, जिसको हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले नियोजन से संबंधित अपेक्षाएं हैं, ये की जाती है। प्रत्येक शैक्षिक संस्था के प्रधान का प्रमुख दायित्व नियोजन करना होता है। अपने विभिन्न कार्यक्रमों तथा क्रियाओं को संचालित करने से पूर्व उसे नियोजन करना आवश्यक है। नियोजन मुख्यतः 3 स्तरों पर अवश्य करना चाहिए। नियोजन को 3 स्तरों पर नियोजित अवश्य किया जाना चाहिए। सबसे पहला नियोजन विद्यालय के खुलने से पूर्व करना चाहिए। इस स्तर पर प्रधानाचार्य को निम्नलिखित कार्यों का नियोजन करने की अपेक्षाएं की जाती हैं। स्कूल खुलने से पहले तो गर्मियों की छुट्टियों के बाद विद्यालय खुलने की तिथि की घोषणा करना, प्रवेश के लिए प्रार्थना पत्र की प्राप्ति की अंतिम तिथि, यदि किसी परीक्षा द्वारा प्रवेश करना है उसकी तिथि का निर्धारण एवं उस तिथि पर परीक्षा की व्यवस्था करना। मतलब विद्यालय खुलने से पहले ये 3 चीज़ें करनी चाहिए कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद विद्यालय जो खुलने वाली होती है तो उसकी तिथि की पहले घोषणा, और प्रवेश के लिए जो है प्रार्थना पत्र की प्राप्ति की अंतिम तिथि, कब तक हम एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं अगर हमको एडमिशन लेना है स्कूल में तो प्रवेश के लिए। और तीसरा हो गया यदि किसी परीक्षा द्वारा प्रवेश करना है हमको तो उसके लिए परीक्षा की कब तक अंतिम तिथि निर्धारित की गई है, तो ये भी। इस समस्त विधियों एवं कार्यक्रमों को विद्यालय में नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करना चाहिए। साथ ही यदि संभव हो सके तो समाचार पत्रों में उनको विज्ञापित भी करवाना चाहिए। ठीक है। आगे देखते हैं प्रवेश से संबंधित नियमों का निर्धारण, साथ ही उन समितियों का निर्माण करना जिनको इस कार्य को सौंपा जाना है। यह भी निर्धारित करना कि किस कक्षा में कितने छात्रों को प्रवेश दिया जाना है। वह विद्यालय में यह भी देखे कि फर्नीचर, अन्य साज सज्जा, पुस्तकालय में पुस्तकें आदि की उपलब्धि है। यदि नहीं है तो उसके लिए व्यवस्था करे। यदि फर्नीचर की मरम्मत कराने की आवश्यकता है तो उसके लिए उपयुक्त व्यवस्था करें। ठीक है। आगे देखते हैं एक सेकेंड रुक जाइए।
यदि आवश्यक रजिस्टरों तथा फाइलों की व्यवस्था करे। ये हुआ संपूर्ण सत्रों के लिए क्रियाओं का कैलेंडर तथा विद्यालय के लिए पंचांग तैयार करवाए। आवश्यकता अनुसार शिक्षकों तथा अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति भी करवाए और विद्यालय भवन की पुताई, फर्नीचर की पॉलिश आदि की व्यवस्था कराए। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब स्कूल या फिर कॉलेज हो, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से देख रेख करने की पूरी जिम्मेदारी उनकी होती है। विद्यालय के खुलने के दिन उनका क्या क्या उत्तरदायित्व होता है। तो विद्यालय जिस दिन खुले उस दिन से लेकर प्रथम सप्ताह की समाप्ति तक निम्न कार्यों की व्यवस्था के लिए नियोजन करने की अपेक्षा प्रधानाचार्य से की जाती है। तो कौन कौन से कार्य हैं देखते हैं। शिक्षक तालिका, छात्र तालिका तथा कक्ष तालिका तैयार करें। कार्य का विभाजन करते समय उसे शिक्षकों की रुचियों का ध्यान रखना चाहिए। जहाँ तक संभव हो उनको सभी कार्यों को सौंपा जाए जिनसे वे रुचि रखते हैं। प्रधानाचार्य को शिक्षकों की रुचि के अतिरिक्त उनकी योग्यताओं पर भी ध्यान देना आवश्यक है। इसके अंतर्गत उसे उनकी शास्त्रीय योग्यता, कार्य क्षमता, कार्य में उत्साह, वास्तविक योग्यता आदि पर ध्यान देना चाहिए। प्रधानाचार्य को कार्य का विभाजन करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि सभी अध्यापकों को यथासंभव बराबर कार्य दिया जाए। प्रत्येक शिक्षक से उनकी क्रियाओं तथा पाठों की योजना तैयार करवाना चाहिए। विभिन्न पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था के लिए नियोजन करना और शिक्षकों की रुचि एवं योग्यता के आधार पर उनमें इसकी व्यवस्था के दायित्व के भार का विभाजन करना। आगे है विद्यालय में आवश्यकता अनुसार भौतिक सुविधाओं के लिए व्यवस्था करना। विद्यालय असेंबली की व्यवस्था करना, साथ ही उनके आयोजन के माध्यम से नवीन छात्रों को विद्यालय की समस्त गतिविधियों एवं नियमों, परंपराओं आदि से अवगत कराना। पाठ्य पुस्तकों का चयन एवं उनको खरीदने के लिए छात्रों को निर्देशित करना। ये सारी चीज़ें हो गई। सत्र के दौरान उनको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो प्रधानाचार्य से निम्नलिखित कार्यों के लिए सत्र के दौरान नियोजन करने की अपेक्षा की जाती है। शिक्षण कार्य का संगठन करना, विभिन्न प्रयोजनाओं या फिर पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का संगठन करना, मूल्यांकन की व्यवस्था करना, परीक्षा के लिए व्यवस्थित करना, विशेषज्ञों के भाषणों का आयोजन करना, कक्षा परिनिरीक्षण की व्यवस्था करना, विद्यालय अभिलेखों, छात्रों के अभिलेखों, छात्रों के लिखित कार्य आदि के सत्यापन के लिए व्यवस्था करना, निर्देशन सेवाओं को संगठित करना, विद्यालय ब्रॉडकास्ट कार्यक्रम की व्यवस्था करना, शिक्षा विभाग, प्रबंध समिति तथा अन्य से पत्र व्यवहार के लिए उपयुक्त व्यवस्था करना। ये सारी चीज़ें थी। अब शिक्षण कार्यों से संबंधित अपेक्षाएं, ये तो प्रधानाचार्य से संबंधित अपेक्षाएं को हमने देखा। अब हम देखेंगे शिक्षण कार्य से संबंधित क्या क्या अपेक्षाएं की जाती है प्रधानाचार्य से। प्रधानाध्यापक सर्वप्रथम शिक्षक है, फिर प्रशासक। ठीक है, सबसे पहले शिक्षक है, फिर प्रशासक। प्रधानाचार्य द्वारा शिक्षण कार्य न केवल शिक्षकों के मार्गदर्शनार्थ आवश्यक है, वरन यह उनके लिए छात्रों के संपर्क में आने का सर्वोत्तम साधन है, जिससे वह विद्यालय की चारित्रिक भावना को उत्पन्न बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। उनको 12 से 15 कालांश तक शिक्षण कार्य कराना चाहिए। उसे इस अवधि को विद्यालय की उच्चतम तथा निम्नतम कक्षाओं में विभाजित कराना चाहिए। शिक्षण कार्य को स्वयं करने के साथ साथ वह विद्यालय के शिक्षण कार्य के स्तर को उन्नत बनाने के लिए भी कार्य करे। प्रधानाध्यापक का प्रमुख कर्तव्य है कि वह विद्यालय में शिक्षण के स्तर को उच्च बनाए। इसके लिए उनको विद्यालय में उपयुक्त यथेष्टि शैक्षिक सामग्री की व्यवस्था कराना परम आवश्यक है। आगे है, इसके अतिरिक्त नवीन शैक्षिक सिद्धांतों एवं प्रक्रियाओं को व्यवहारिक रूप प्रदान करें और विद्यालय में उन शिक्षण विधियों एवं सहायक सामग्रियों के प्रयोग पर बल दे जिनके द्वारा बालक सरलता से सीख सके। इनके साथ ही वह शिक्षण आगे है, इसके साथ ही वह शिक्षण कार्य के स्तर को उन्नत बनाने के लिए विद्यालय में व्यावसायिक साहित्य की व्यवस्था करे और नवीन प्रविधियों एवं युक्तियों के प्रयोग के लिए आवश्यक कदम उठाए। इस संबंध में
उन प्रशिक्षण संस्थाओं से संपर्क स्थापित करें जो विद्यालय शिक्षा के स्तर को उन्नत बनाने के लिए प्रयोगात्मक प्रायोजनाओं का संचालन कर रही है। इसके अतिरिक्त वह शिक्षकों को विभिन्न सेमिनारों, वर्कशॉपों आदि में भाग लेने के लिए भेजे। तो ये हमने क्या देखा? ये हमने देखा कि अध्यापक के शिक्षण कार्य से संबंधित अपेक्षाएं अध्यापक से प्रधानाचार्य से क्या क्या की जाती है। तो हमने देखा। अब हम शिक्षक से देखेंगे कि सबसे पहले तो हमने क्या देखा था कि विद्यालय में मानव संसाधन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं। तो प्रधानाचार्य आते हैं और उसके साथ ही शिक्षक, गैर शैक्षणिक कर्मचारी, जितने भी ह्यूमन रिसोर्स हैं, जो भी ह्यूमन्स हैं, वो सारे आते हैं। तो अब हम शिक्षक को देखने वाले हैं। तो शिक्षक एक प्रभावी शिक्षक वह है जो बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, अभिवृद्धि आदि को ध्यान में रखकर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए उचित वातावरण का निर्माण करता है। साथ ही वह बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर उनको स्वयं सीखने के अवसर प्रदान कर आगे बढ़ने में मदद करता है। तो ये शिक्षक की भूमिका हुई। अब शिक्षक में निम्नलिखित गुणों का समावेशन होना अति आवश्यक है। कौन कौन से गुण होने चाहिए? तो बालकों के समन्वित विकास के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए उनको। शिक्षक का एक प्रमुख उद्देश्य बालकों के व्यक्तित्व का समन्वित एवं संतुलित विकास करना है। ठीक है, आगे है उनको विभिन्न संस्कृतियों से परिचित। बहुसांस्कृतिक कक्ष की प्रमुख विशेषता यह होती है कि उनमें विभिन्न संस्कृतियों से आए हुए विद्यार्थियों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेते हैं। अतः एक शिक्षक को विभिन्न संस्कृतियों से परिचित होना अति आवश्यक है। आगे है पूर्वाग्रहों से रहित, यानी कि उनको पहले से कोई भी परसेप्शन बना के नहीं चलना चाहिए शिक्षकों को। तो बहुसांस्कृतिक कक्ष में शिक्षक तथा छात्र दोनों का सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवेश अलग अलग होता है। अलग अलग संस्कृतियों से संबंधित होने के कारण कभी कभी शिक्षक तथा छात्रों के मध्य सांस्कृतिक द्वंद्व जैसी संभावनाएं उत्पन्न हो सकती हैं, जिससे शिक्षक छात्र विशेष, क्षेत्र विशेष या संस्कृति विशेष की ओर झुकने लगता है, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है। एक प्रभावी तथा निष्पक्ष शिक्षक की भूमिका में बहुसांस्कृतिक कक्ष में अध्यापन करने वाले शिक्षकों को पूर्वाग्रहों से रहित होना चाहिए, ताकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी रूप से संपन्न हो सके। साथ ही विद्यार्थियों में सीखने की क्षमता का विकास हो सके। यानी कि शिक्षक को क्या चाहिए कि वो किसी भी पूर्वाग्रहों से रहित हो, पहले से कोई भी परसेप्शन बना के नहीं चले, जिससे क्या हो कि टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस जो है वो इजीली से, मतलब आसानी से और इफ़ेक्टिव तरीके से कंडक्ट हो पाए। आगे देखते हैं, विषय विशेषज्ञ होना चाहिए आगे शिक्षक को। एक शिक्षक को आवश्यक है कि रूप से अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए। बहुसांस्कृतिक कक्ष में विभिन्न परिवेश के छात्र सम्मिलित होते हैं। ऐसे में शिक्षक का यह दायित्व होता है कि वह अपने विषय में विशेषज्ञता रखता हो, जिससे वह छात्र को विषय से संबंधित उचित ज्ञान प्रदान कर सके, क्योंकि बहुसांस्कृतिक कक्ष में विभिन्न संस्कृतियों के विद्यार्थियों एक साथ अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी कि वो अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता होना चाहिए। आगे है विभिन्न संचार तकनीकियों तथा शिक्षण विधियों का ज्ञाता होना चाहिए। वर्तमान युग विज्ञान और तकनीकी का युग है। शिक्षक अपनी प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए विभिन्न तकनीकी उपागम का उपयोग करता है। अतः बहुसांस्कृतिक कक्ष में अध्यापन करने वाले शिक्षक को विभिन्न संचार तकनीकों का ज्ञान होना चाहिए, ताकि वह कक्ष में प्रभावी शिक्षण कार्य को संपादित कर सके। वर्तमान शिक्षा पद्धति में विद्यार्थी को शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता है। किसको? तो विद्यार्थी को शिक्षा का प्रमुख केंद्र माना जाता है। समस्त प्रकार की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का नियोजन विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। अतः शिक्षक को विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान होना चाहिए, ताकि वह उद्देश्य तथा आवश्यकता को ध्यान में रखकर उचित शिक्षण विधि का चयन कर सकें।
आगे है, विद्यार्थी विभिन्न संस्कृतियों से संबंध रखते हैं, इसीलिए संभव है कि उनकी अधिगम शैली भिन्न भिन्न होती है। इसलिए ऐसे में सभी को सहज रूप से शिक्षा सुलभ हो। शिक्षक को विभिन्न शिक्षा विधियों, तकनीकी उपकरणों एवं संचार तकनीकी का ज्ञान होना आवश्यक है। वही सारी बातें फिर से है। आगे देखते हैं, अच्छा वक्ता और नेतृत्वकर्ता होना चाहिए। एक शिक्षक को एक अच्छे वक्ता और नेतृत्वकर्ता का प्रमुख रूप से होना चाहिए। वो अपनी बात को छात्रों तक उसी रूप में पहुंचाए जिस रूप में वह छात्रों के लिए ग्राह्य हो, यानी कि छात्र उनको सुन सके, सुनने लायक हो, ग्रहण करने लायक हो। शिक्षक को अपने प्रभावशाली शब्दों का प्रयोग करना चाहिए और साथ ही वो उसे वाक्पटु होना चाहिए, मतलब बोलने में पटुता, वाद विवाद में उनको पटुता होनी चाहिए, जिसके माध्यम से कक्षा के वातावरण को रोचक पूर्ण बनाया जा सके। शिक्षक को छात्रों को सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा व्यावसायिक आदि सभी क्षेत्रों से संबंधित निर्देशन प्रदान कर छात्रों को उचित मार्ग की ओर अग्रसरित करना चाहिए, यानी कि सारे क्षेत्रों से रिलेटेड संबंधित उनको गाइडेंस भरपूर देना चाहिए। प्रजातांत्रिक संवैधानिक मूल्यों का पोषक होना चाहिए, यानी कि बहुसांस्कृतिक कक्ष में विभिन्न परिवेश से संबंधित छात्रों को उनकी रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुरूप शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु शिक्षक को छात्रों के आगे बढ़ने तथा अपनी रुचि, योग्यता एवं क्षमता के अनुरूप शिक्षा प्राप्त करने के अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। कक्षा में शिक्षक को यह विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वह सिर्फ किसी संस्कृति विशेष और शिक्षा की सुलभता प्रदान न करे, वरन सभी सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आए हुए छात्रों को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराए। ठीक है, आगे है, छात्रों के पूर्व ज्ञान से परिचित तथा उन्हें सीखने में व्यस्त रखें। यानी कि एक शिक्षक को क्या चाहिए कि वह होने चाहिए कि वह छात्रों के पूर्व ज्ञान से परिचित रखे और उसी ज्ञान के आधार पर आगे के शिक्षा कार्य का संचालन करे, जिससे कि छात्रों का सही रूप से चहुमुखी विकास संभव हो सके। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक छात्रों के पूर्व ज्ञान से परिचित होकर उन्हें विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तथा सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग दिलाकर उन्हें सीखने में व्यस्त रखे। आगे है, शिक्षक छात्र व्यवहार मित्रवत हो। शिक्षक का यह दायित्व बनता है कि वह कक्षा का वातावरण सभी के लिए सुखद और मित्रवत बनाए रखे, जिससे विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले विद्यार्थी जो अपनी अपनी समस्या का निराकरण बिना किसी झिझक के और बिना किसी भेदभाव के कर सके। शिक्षक को यह चाहिए कि विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान में उन्हें इस योग्य बनाए कि जिससे वे अपनी समस्या का समाधान स्वयं करने में सक्षम हो सके। आपको बस एक बार ये सुनना है, ठीक है। तो इसमें कुछ रटने लायक, कुछ याद करने लायक कोई भी मतलब कंटेंट नहीं है। आपको बस समझते चलना है और इसे सुनते चलना है। गैर शैक्षणिक कर्मी, अब नॉन टीचिंग स्टाफ्स की क्या भूमिका होती है? तो शिक्षण संस्थाओं द्वारा नियोजित वह कर्मी जिसके पास शिक्षण कार्य से संबंधित कोई निर्देशात्मक जिम्मेदारी नहीं होती, यानी कि इनके पास जो है शिक्षण कार्य से संबंधित कोई ऐसे निर्देशात्मक जिम्मेदारी नहीं होती है इनकी शिक्षण करना, तो गैर शैक्षणिक कर्मी का कहलाता है। हालांकि यह परिभाषा एक देश से दूसरे देश में भिन्न हो सकती है, अलग अलग कंट्रीज़ में ये चेंज भी हो सकता है। गैर शैक्षणिक कर्मी में आमतौर पर लाइब्रेरियन, हेड क्लर्क, पर्यवेक्षक, परामर्शदाता और क्या हो जाएगा, स्कूल मनोवैज्ञानिक, स्कूल स्वास्थ्य कर्मी, शैक्षिक मीडिया विशेषज्ञ, पाठ्यक्रम डेवलपर, निरीक्षक और शिक्षा प्रशासक आदि शामिल होते हैं। अब हम देखेंगे गैर शैक्षणिक कर्मियों की क्या भूमिका होती है, इनकी भूमिका क्या होती है। विद्यालय में गैर शैक्षणिक कर्मियों की भूमिका अति महत्वपूर्ण होती है। विद्यालय के प्रशासन में इनकी भूमिका, यानी कि विद्यालय के प्रशासन में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। विद्यालय में नामांकन, छात्रवृत्ति, साक्ष्यों का रखरखाव, विद्यालय की स्वच्छता, विद्यार्थियों की शिकायत का निवारण, स्कूल यूनिफॉर्म की जांच, खेल के मैदान का रखरखाव आदि की जिम्मेदारी गैर शिक्षण से जुड़े हुए विभिन्न कर्मियों की होती है।
ठीक है। अब गैर शैक्षणिक कर्मियों का प्रबंधन कैसे होता है, तो विद्यालय में गैर शैक्षणिक कर्मियों के प्रबंधन का कार्य अनिवार्य रूप से महत्वपूर्ण होता है। इसके अंतर्गत विद्यालय प्रबंधन द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जाते हैं। किसी स्कूल में कितने कर्मचारी हैं उसकी जांच हो गई है, किसकी नहीं हुई है, मतलब किसकी जांच हो गई और किसकी नहीं हुई है, इसको स्कूल की वेबसाइट पर डाला जाता है। जिस कर्मचारी की जांच नहीं हुई है उसे स्कूल प्रबंधन द्वारा जांच होने तक ड्यूटी से हटाया जाता है। जिस कर्मचारी को बाहर किया जाता है उसके स्थान पर नए भर्ती किए जाने वाले कर्मचारी की जानकारी पुलिस वेरिफिकेशन के साथ देनी अनिवार्य होती है। अच्छा प्रदर्शन करने वाले गैर शैक्षणिक कर्मियों को प्रबंधन द्वारा समय समय पर पुरस्कृत भी किया जाता है। तो इसके साथ ही हम देख चुके हैं ये पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा टॉपिक हमने देख लिया है। और विद्यालय में मानव संसाधन प्रबंधन, और हम अगले वीडियो में अगला टॉपिक देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।